नमस्कार। जैसा कि हम राज्यपाल की शक्तियाँ व कार्य लोक प्रशासन बीए पार्ट 3 में पढ़ रहे थे, उसी से आगे आज हम वित्तीय शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्येक राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम बजट कह देते हैं, विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। आर्टिकल 202 के तहत कोई भी वित्त विधेयक है वो राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही लाया जाता है। राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखता है और अप्रत्याशित खर्च के लिए इस राशि से अग्रिम राशि दे सकता है। कई बार कुछ प्रावधान बजट में नहीं होते हैं और अचानक उनकी ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे वर्तमान में कोविड आ गया या कोई अचानक बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, उस तरीके के। राज्यपाल की सिफारिश के अभाव में अनुदान की मांग नहीं कर सकते और राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, जो प्रति 5 वर्ष बाद में गठित होता है और पंचायती राज व नगरीय निकायों को सहायता अनुदान की नियम निर्धारित करवाता है। अब है न्यायिक शक्तियाँ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति होगी, उस समय राष्ट्रपति राजस्थान के राज्यपाल से परामर्श करेगा। हाईकोर्ट के परामर्श से राज्यपाल जिला स्तर के न्यायाधीशों की नियुक्ति व पदोन्नति करता है। राज्य उच्च न्यायालय व राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह पर राज्य न्यायिक सेवा के पदों जिला जज को छोड़कर नियुक्ति भी करता है। इसके अलावा राज्य सूची में दिए गए विषयों के संबंध में न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्तियों की सजा को क्षमा कर सकता है, दंड निलंबित कर सकता है, दंड स्थगित कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति और इसकी शक्तियों की तुलना करें तो यह मृत्युदंड व कोर्ट मार्शल द्वारा सजा जो सुनाई जाती है उस पर कोई अधिकार नहीं रखता है। अब है राज्यपाल की विवेकीय शक्तियाँ। विवेकीय शक्तियों के मायने में यह राष्ट्रपति से भी कुछ आगे प्रभाव रखता है। आर्टिकल 163 163(1) के तहत कुछ कार्यों को करने के लिए मंत्री परिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने शुरुआत में पढ़ा था राज्यपाल कार्यपालक शक्तियों का उपयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा, लेकिन इन शक्तियों का उपयोग में इसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती। जैसे आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक आरक्षित करना, यह राज्यपाल की मर्जी की बात होती है। आर्टिकल 200 के तहत किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाना, इसके लिए इसे मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं चाहिए। आर्टिकल 356 के तहत संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश करना, यह भी इसकी स्वविवेकीय शक्ति है। और आर्टिकल 213 के तहत किसी अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रखना, यह भी इसकी विवेकीय शक्तियों के अंतर्गत आता है। अब जब स्पष्ट बहुमत ना मिले तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का उपयोग करता है। यह सबसे विवाद का बिंदु बनता है। अगर राज्यपाल को लगे कि सरकार ने बहुमत खो दिया है तो मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। वह विधानसभा को भंग कर सकता है, मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है यदि वह बहुमत साबित करने में आनाकानी करे। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर भी मंत्रिपरिषद त्याग पत्र न दे तो वह मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है। इसी विषय पर पिछले 2-3 वर्षों में कई चर्चित मामले आए हैं। अभी हाल ही में राजस्थान विधानसभा में सत्र आयोजित करने के बारे में सरकार और राज्यपाल के बीच में टकराव देखने को मिला था। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा कि शक्तियों की बात तो दूर, राज्यपाल के तो कोई कार्य ही नहीं है, उसके तो केवल कर्तव्य है। अर्थात वो राज्यपाल को एक संवैधानिक प्रमुख ही मानते हैं। पट्टाभी सीतारमैया ने कहा कि राज्यपाल का पद अतिथि सत्कार और राष्ट्रपति को एक पखवाड़े के प्रतिवेदन देने के लिए है। सरोजिनी नायडू कहते हैं, राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद पक्षी की भांति है। विजय लक्ष्मी पंडित ने कहा, यदि कोई व्यक्ति इस पद को स्वीकार करता है तो उसको पद नहीं वरन वेतन का आकर्षण है। लेकिन KM मुंशी कहते हैं, राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी है
और वह कड़ी है जो राज्य को केंद्र के साथ जोड़ते हुए भारत की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करता है। इंदिरा गांधी ने कहा, संकीर्ण प्रांतीयवाद पर विजय प्राप्त करने में राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सार रूप में हम कह सकते हैं, राज्यपाल वह कड़ी है जो केंद्र और राज्य को जोड़ती है, राज्य के शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बुजुर्ग की भांति ऊपर बैठती है। धन्यवाद।